नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आप मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भूगोल विषय से संबंधित आपकी पुस्तक है। इसमें अध्याय क्रमांक 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अफवाह। अफवाह क्या है? अफवाह का अर्थ होता है कि किसी नदी या फिर आपके नदी या फिर किसी आपके वाहिका के द्वारा प्रवाहित जल और आपके अप्रवाहित जल का अध्ययन अफवाह के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि नदियों और झीलों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और यह अध्ययन आपके रहेगा भारत के संदर्भ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में अफवाह तंत्र, यानी कि भारत में अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं, कौन सी नदियों के द्वारा कौन से अफवाह तंत्र निर्मित किए जा रहे हैं, इन नदियों का उद्गम कहां से होता है, भारत की नदियों के प्रमुख उद्गम स्रोत कौन कौन से हैं और ये नदियां कहां जाकर प्रवाहित होती है, कहां जाकर ये नदियां अपना जल विलय करती है। तो इस वीडियो में आप क्या क्या बातें सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अफवाह से संबंधित अफवाह तंत्र से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। अफवाह तंत्र से संबंधित शब्दावली क्या क्या होती है, उन शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। जैसे कि वे अफवाह क्या होता है, नदी क्या होती है, अफवाह तंत्र क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चाएं करेंगे। नदी क्या है और नदी तंत्र क्या होता है, इनके उद्गम स्रोत क्या होते हैं, इनकी हम चर्चाएं करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि वे भारत के अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं, भारत के अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं, यानी कि हम सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत के अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं। जैसे जैसे भारत की कुछ नदियां वो हिमालय से उद्गमित होती है, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय पठार से उद्गमित होती है। तो हम भारत के दो अफवाह तंत्रों की, यानी कि हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्रों की हम चर्चा करेंगे। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा प्रवाहित क्षेत्र और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती है, उनका कौन कौन से नदी तंत्र है, इनकी हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफवाह की। अफवाह क्या होता है? अफवाह का सामान्य सा अर्थ यह समझ लीजिएगा कि भाई किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली है। नदी प्रणाली का मतलब भाई एक नदी है, किसी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, तो किसी एक आपके ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से या पठारी भाग से नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के पश्चात वो ढलान के अनुरूप प्रवाहित होती हुई जाती है। यानी कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र से नदी पर जल प्रवाहित होता है और वो कम ढलान वाले क्षेत्र की ओर बहता हुआ जाता है। इसका सिंपल सा उदाहरण आप इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे आपका गांव है। अब आप अपने गांव में निवास कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के समय जब वर्षा होती है तो आपके मकान की छत का पानी इकट्ठा होकर एक नाले के माध्यम से, जो आपने एक पाइप लगा रखा है छत के ऊपर, उस पाइप के माध्यम से पानी नीचे आपके गली में प्रवाहित होता है। यानी कि आपके मकान का पानी आपके मोहल्ले या फिर गली में प्रवाहित हो रहा है। इसी प्रकार से आपके मोहल्ले के सभी मकान है, उन सब का पानी आपके उस मोहल्ले में प्रवाहित हो जाता है। अब मोहल्ले में एक छोटी नाली बनी हुई है, उस नाली के माध्यम से पानी प्रवाहित होता है और वह प्रवाहित पानी गांव की मुख्य सड़क या गांव के मुख्य नाले की तरफ चला जाता है, जो कि एक बड़ा नाला होता है। सारा पानी उस नाले में चला जाता है। इसी प्रकार से आपके मोहल्ले का पानी जा रहा है, ठीक उसी प्रकार आपके पड़ोसी मोहल्ले, गांव के सभी मोहल्लों का पानी उस गांव के मुख्य सड़क के सारे बने हुए नालों से होते हुए प्रवाहित होता है और प्रवाहित होता हुआ गांव के बाहर किसी झील या किसी नदी, किसी झील या फिर किसी तालाब में जाकर विलय हो जाता है। यह प्रक्रिया आपके गांव की रहती है। ये ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया किसी नदी के उद्गम की प्रक्रिया होती है और जिन क्षेत्रों से नदी में पानी प्रवाहित होता है वो उस नदी का अफवाह क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली होती है अफवाह, जिसमें छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके गांव में आपके मोहल्लों की छोटी छोटी नालियां हैं, उन नालियों का पानी आपके गांव की मुख्य नाली में इकट्ठा होता है वर्षा ऋतु के दौरान, तो वो आपके छोटी छोटी धाराएं मिलकर मुख्य नदी बनाती है, जो किसी बड़े जल निकाय, झील, समुद्र या महासागर में जाकर मिलती है। अब इसका आप उदाहरण गंगा नदी के संदर्भ में समझिएगा। आपने गंगा नदी का नाम सुन रखा है। अब देखिएगा गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है। तो जब आप गंगा के उद्गम की बात करते हो तो देखिएगा आपके गंगोत्री हिमनद है। क्या है? एक ये है यहां पर गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। हिमनद का मतलब क्या है भाई? हिमनद क्या है कि जिस प्रकार से आपके पानी की झील या तालाब होता है जिसमें जल है वो द्रव अवस्था में रहता है,
उसी प्रकार आपके उसी क्षेत्र में आपके जैसे झील है या तालाब है, उसका पानी आपके बर्फ के रूप में जमा हुआ रहता है, तो वो हिम नदी या हिमानी या ग्लेशियर कहलाता है। तो एक गंगोत्री हिमनद है, ये कहां पर है? ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, इसी प्रकार से एक यहां पर हिमनद है अलकापुरी हिमनद। कौन सा हिमनद है भाई? अलकापुरी हिमनद। ये कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। अब यहां पर देखिएगा, जो आपका गंगोत्री हिमनद है, इस गंगोत्री हिमनद से एक छोटी सी एक जलधारा निकलती है, उस जलधारा का नाम है भागीरथी। क्या नाम है भाई? भागीरथी जलधारा है। इसी प्रकार से अलकापुरी हिमनद का बर्फ पिघलता है और उससे भी एक छोटी सी जलधारा निकलती है, जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है भाई? अलकनंदा। अब ये अलकनंदा आकर भागीरथी में मिल जाती है और फिर ये आगे चलकर दोनों एक साथ में प्रवाहित होती है, जिसका नाम हो जाता है गंगा। अब जिस प्रकार से आपके भागीरथी मुख्य शाखा है, उसमें एक अलकनंदा आकर मिल जाती है, जिस स्थान पर मिलती है वो उत्तराखंड में देवप्रयाग स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? देवप्रयाग, जहां से नदी का नाम गंगा हो जाता है। यानी कि दो छोटी छोटी जलधाराएं हैं, इनके मिलने से आपके नदी बनी हुई है गंगा नदी। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई नदी का निर्माण होता है तो छोटी छोटी जलधाराएं आपस में आकर मिलती है और एक नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये गंगा नदी बन जाती है। तो ये तो हो गया अफवाह। जब आप अफवाह की बात करते हो तो एक शब्द आता है अफवाह द्रोणी या अफवाह तंत्र। अब अफवाह द्रोणी क्या है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या होता है? नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर नदी तंत्र कहलाती है। अब इस नदी तंत्र के द्वारा नदी की सहायक नदियां कौन सी होती है? एक मुख्य नदी है आपके, जैसे भागीरथी आपने देखा था कि भाई एक भागीरथी जलधारा जा रही थी, उसमें अलकनंदा आकर मिली, तो ये भागीरथी तो मुख्य है, लेकिन अलकनंदा आकर मिली है तो ये इसकी सहायक नदी कहलाती है। इसी प्रकार आगे गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है, घाघरा, गंडक, कोसी, सरयू ऐसी नदियां मिलती है, तो ये सारी नदियां उसकी सहायक नदियां हो जाती है। तो नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा नदी तंत्र का विकास होता है और ये नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित किया जाता है वो अफवाह द्रोणी कहलाता है। जैसे गंगा अफवाह द्रोणी की बात करें तो गंगा नदी तंत्र आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक भाग, हरियाणा, दिल्ली यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ भाग झारखंड का, फिर आपके आ जाते हैं इसकी सहायक नदियों में आ जाते हैं हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, आपके राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र की अफवाह द्रोणी के अंतर्गत आता है। अर्थात इन राज्यों से होकर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जल प्रवाहित किया जाता है, तो ये गंगा की अफवाह द्रोणी कहलाती है। ठीक है, अब अफवाह द्रोणी में इस प्रकार की आपके नदियां आपको देखने को मिलती है। जैसे ये नदी जा रही है, अब इसमें एक दूसरी नदी आकर मिल रही है तो ये इसकी सहायक नदी मुख्य सहायक नदी हो जाती है। फिर मुख्य सहायक नदी में आपकी कुछ छोटी नदी आकर मिलती है तो वो उसकी सहायक नदियों की अन्य सहायक नदियां हो जाती है। ठीक है, ये अफवाह द्रोणी और नदी तंत्र हो गया। एक शब्द आता है आपके जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है? ये एक ऊंचा क्षेत्र होता है जो दो नदी द्रोणियों को अलग करता है। जैसे दो नदी द्रोणियों को अलग करता है, यानी कि दो जल निकासी बेसिन, या जिसे हम कह सकते हैं दो जल द्रोणियों या फिर दो नदी तंत्रों को अलग करता है। दो नदी तंत्रों को अलग करने वाला उभरा हुआ या फिर ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। ये ऊंचा क्षेत्र होता है, ये क्या हो सकता है? ये ऊंचा क्षेत्र पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, यानी कि पर्वत या पठार एक ऊंचा भाग, उभरा हुआ भाग होता है जो कि आपके दो नदी द्रोणियों को अलग करता है। जैसे धारा आपके ये एक देखिएगा, यहां पर एक नदी प्रवाहित हो रही है जो धारा ए कहलाती है और इस धारा ए में बहुत सी सहायक नदियां आकर मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर धारा बी प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र में, ये आपके मुख्य धारा है और इसमें छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिल रही है। तो ये तो हो गया आपके एक नंबर एक का आपके धारा एक का अफवाह क्षेत्र और ये हो गया धारा बे का अफवाह क्षेत्र, और इनके बीच में ये जो ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ भाग है ये भाग कहलाता है इसका जल विभाजक क्षेत्र। जैसे जल विभाजक क्षेत्र की आप भारत में बात करते हो ना, तो जब भारत की आप नदियों को देखते हो, तो इस प्रकार का भारतीय क्षेत्र है, इस प्रकार का ये
भारतीय क्षेत्र को आप देखते हो जिसमें आपके बहुत सी नदियां देखने को मिलती है, उन नदियों का आपके जल विभाजक क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपको यहां पर क्षेत्र मिलेगा हिमालय क्षेत्र से, यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आपके कामेट पर्वत आता है, यहां पर आपके फिर आपके अरावली पर्वतमाला, और यहां पर आपके आ जाता है पोटवार का पठार, कामेट पर्वत, पोटवार पठार, अरावली पर्वतमाला, फिर यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला, फिर यहां पर अमरकंटक का पठार, यहां पर सतपुड़ा पर्वत, और फिर यहां पर आगे चलते हुए ये आपके पश्चिमी घाट आ जाता है। ये जो भारत का आपके क्या है, जल विभाजक है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अरावली, कामेट पर्वत, यहां पर आ जाता है आपका पोटवार पठार, यहां पर आ जाता है आपके विंध्यन श्रेणी यानी कि विंध्याचल, विंध्याचल, ये आ जाता है यहां पर अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार, फिर आगे आ जाता है यहां पर सतपुड़ा पर्वत, और यहां पर आ जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। यह भारत का जल विभाजक क्षेत्र है, जिसके पश्चिम पूर्व दिशा की ओर के भाग में प्रवाहित नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसके पश्चिम दिशा की तरफ से प्रवाहित होने वाली नदियां जाकर अरब सागर में विलय हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार का यह जल विभाजक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे जल विभाजक क्षेत्र के बाद में आगे चलते हैं कि भाई विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन कौन सा है, यानी कि ये तो शब्दावलियां हो गई। अब अफवाह बेसिनों की, अफवाह तंत्रों की हमने बातें की, तो विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, अमेजन अफवाह बेसिन है, यानी कि अमेजन नदी तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यहां पर हम नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, अफवाह क्षेत्र, अफवाह बेसिन की बात कर रहे हैं, नदी की लंबाई की बात नहीं करते हैं। जब लंबाई की बात करोगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों से प्रवाहित होती है, जैसे मुख्य रूप से मिस्र देश में यह प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन अब जब आप अफवाह बेसिन की बात करते हो, यानी कि वह एक विस्तृत क्षेत्र जिसमें आपके एक बड़ी नदी प्रणाली के द्वारा उसे अफवाहित किया जाता है, तो वो अमेजन नदी बेसिन है। और ये अमेजन नदी बेसिन है आपके दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और इसका अधिकांश क्षेत्र आ जाता है ब्राजील में। ब्राजील देश है, उसमें अधिकांश क्षेत्र इसका अमेजन अफवाह बेसिन का आ जाता है। भारत में सबसे बड़ा अफवाह बेसिन कौन सा है, तो वो है गंगा नदी बेसिन। और लंबाई की दृष्टि से देखोगे तो भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि लगभग आपके 2500 किलोमीटर लंबी नदी है। और इसका अफवाह क्षेत्र कौन सा है, तो अफवाह क्षेत्र आप देखोगे तो देखिएगा ये आपके प्रमुख नदी है, जिसे आप कहते हैं गंगा नदी। कौन सी है भाई, ये इस प्रकार से जो ये नदी बह रही है, ये नदी आती है आपके, जो मैं व्हाइट कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये नदी आपके गंगा नदी है। ठीक है, इस प्रकार से ये गंगा नदी का क्षेत्र है। इसमें अब बहुत सी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो इसमें आप यहां पर देखते हैं कि ये आपके यमुना नदी आकर मिल रही है। फिर यमुना में बहुत सी सहायक नदियां मिल रही है, जैसे बनास, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, यहां पर आपके केन, सोन, ये गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। फिर आगे यहां पर दामोदर नदी मिल रही है, कोसी नदी मिल रही है, यहां पर आपके गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, ये बहुत सी विभिन्न सहायक नदियां आकर गंगा में मिल रही है। और इन सभी नदियों के द्वारा निर्मित अफवाह तंत्र या अफवाह बेसिन है, वो इसका आपके गंगा नदी का अफवाह बेसिन या गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र कहलाता है, जो भारत का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र माना जाता है। और नदी की लंबाई की बात करते हो तो ये 2500 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, अब जो ये नदियां हैं कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, गंगा और उसकी सहायक नदियां, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे यहां पर उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड के बाद में यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपके राज्य आता है हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर यहां पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग आ जाता है, यहां पर झारखंड का उत्तरी भाग आ जाता है, बिहार का क्षेत्र आ जाता है, फिर यहां पर पश्चिम बंगाल का पूरा भाग, और यहां पर आपके बिहार का और नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र आ जाता है। ये सारा भाग आपके गंगा नदी के द्वारा अफवाह क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये भारत का उत्तरी विशाल मैदान का सर्व प्रमुख आपके सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। आपने जो भारत के मैदानी प्रदेश पढ़े हैं, उन मैदानी प्रदेशों में आपने सिंधु नदी का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान पढ़े हैं। उसमें सबसे बड़ा मैदानी भाग ये गंगा का मैदानी भाग है, जो भारत के इन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे हम भारत में अफवाह तंत्रों की। भारत में देखिएगा जल निकासी प्रणालियां व्यापक भौगोलिक आकृतियों के द्वारा निर्धारित है। भारत की आपने भौगोलिक आकृति आपने पढ़ रखी है, वही भारत के विभिन्न स्थल रूप आपने पढ़े हैं, पर्वत और पठार। इन पर्वत और पठारों के द्वारा भौगोलिक जो ये भौगोलिक आकृतियां हैं पर्वत पठार, इनके द्वारा भारत की अफवाह प्रणालियां आपके निर्धारित की जाती है। जैसे भारत में कुछ नदियां हिमालय से उद्गम होती है, कुछ नदियों का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो मोटे तौर पर भारत के अफवाह तंत्रों को हम दो भागों में बांटते हैं, हिमालयी नदियां, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां कौन कौन सी है? तो हिमालय की नदियों में आती है जैसे आपके गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, और इनकी सहायक नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होता है जैसे जैसे आपके झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां आपके सिंधु नदी तंत्र में शामिल है। इसी प्रकार से यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, आपके महानंदा, फिर आपके आ जाती है रामगंगा, ये नदियां आपके गंगा की वे सहायक नदियां हैं जिनका उद्गम होता है हिमालय क्षेत्र से। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं जो हिमालयी नदियां मानी जाती है। अब उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार से उद्गमित होने वाली नदियां, जैसे आपके अमरकंटक पठार से नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। इसी प्रकार से आपके तापी नदी है। फिर आपके प्रायद्वीपीय पठार में आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र से और उच्च भूमि से जैसे आपकी नदियां निकलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी सहायक नदियां, ये आपके प्रायद्वीपीय नदियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब एक एक नदी तंत्रों की आप बात करें तो उससे पहले यहां पर देखिएगा भारत की प्रमुख नदियां। अब देखो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है, इनमें अंतर देखने को मिलते हैं। उन अंतरों की अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो ये सारी नदियां भारत में कहां पर प्रवाहित हो रही है? ये भारतीय मानचित्र है जिसमें आपके प्राकृतिक मानचित्र में मुख्य नदियां और झीलें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अभी हमने हिमालयी नदियों में चर्चा की थी सिंधु नदी तंत्र, ये वाला पूरा भाग आपके सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरा भाग कैसा है? सिंधु नदी तंत्र का है। फिर यहां पर आप बात करेंगे तो ये पूरा भाग आ जाता है गंगा नदी तंत्र का। ये जो मैं व्हाइट कलर से आपको दिखा रहा हूं भाग, ये पूरा भाग आ जाता है गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, फिर यहां पर आगे का ये वाला भाग आ जाता है, पूर्वोत्तर वाला भाग है ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र में यहां पर आपके सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है, सिंधु। फिर इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज नदियां। ये सारी नदियां तिब्बत वाले क्षेत्र से, भारत वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है और ये सभी नदियां पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाकर प्रवाहित होती है और फिर पाकिस्तान में ये कराची के निकट नदी जाकर अरब सागर में विलय हो जाती है। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा एक गंगा नदी तंत्र है जिसमें गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें गंगा के कुछ नदियां तो आपके हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं और कुछ नदियां इसकी प्रायद्वीपीय पठार की जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमियां है, वहां से निकलते हैं। यानी कि अमरकंटका पठार है, विंध्याचल श्रेणी है, अरावली की पहाड़ियां हैं, इनसे नदियां आकर मिलती है, वो भी गंगा की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थान तो उनका प्रायद्वीपीय पठार है। जैसे कौन सी नदियां हैं? आप चंबल नदी देख लो, बनास नदी, बेतवा, सोन, काली सिंध, सिंध, ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, लेकिन ये अपना जल विलय करती है हिमालयी नदी गंगा के अंतर्गत। तो इनको भी आपके हिमालय अफवाह तंत्र के साथ में पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नदियां अपना जल ले जाती है गंगा नदी के अंतर्गत। ठीक है, जिसका उद्गम हिमालय से होता है। अब देखिएगा तीसरी आपके आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे आपके तिब्बत में शांगपो कहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है ये नदी, मिल जाती है जहां पर इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम वाले क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, जिसकी एक सहायक नदी आती है आपके प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी, और ये आपके आगे चलकर आपके बांग्लादेश वाले क्षेत्र में जाती है और गंगा नदी के साथ में मिलते हुए एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसी प्रकार से प्रायद्वीप के आप प्रमुख नदियां देख रहे हैं, नर्मदा, तापी, यहाँ पर महानदी, ये यहाँ पर गोदावरी नदी में पेनगंगा एक प्रमुख नदी आकर मिल रही है, कृष्णा नदी जिसमें तुंगभद्रा प्रमुख सहायक नदी है। इसी प्रकार से कावेरी नदी है जिसमें भी बहुत सी सहायक नदियां आकर मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी भारत की नदियां हैं। अब हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र एक दूसरे से अलग कैसे है, तो इनकी एक एक की चर्चा करते हैं तो आपको अलग इनमें अंतर आपको महसूस हो जाएगा कि भाई कौन सा अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी, ये तो आप जान ही गए। तीनों नदियां आपने देख ली, तीन प्रमुख बड़ी नदियां हैं। इनको जल आपूर्ति कहां से होती है? इनको जल आपूर्ति होती है आपके एक तो वर्षा का जल, वर्षा ऋतु में वर्षा के द्वारा प्रवाहित जल,
और दूसरा आता है आपके यहाँ पर ग्लेशियर, यानी कि हिमानियों के पिघलने से प्राप्त जल। तो इनको जल आपूर्ति दो भागों से होती है, एक तो बारिश के द्वारा और एक आपके पिघली हुई बर्फ, जो कि अधिक ऊंचे पहाड़ों पर हिम नदों के रूप में, यानी कि हिम नदों के पिघलने से इनको जल आपूर्ति होती है। तो देखिएगा, इसी वजह से ये नदियां आपके साल पर प्रवाहित होती है। क्यों? वर्षा ऋतु में दिन को वर्षा जल प्राप्त हो जाता है और बाकी के समय में इनमें हिमानियों के या हिम नदों के पिघलने से जल की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए ये नदियां साल भर प्रवाहित होती है। और वर्षा ऋतु में इनमें पानी की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में गर्मी की वजह से, भारत में वर्षा ऋतु गर्मी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हिमनद जल ज्यादा पिघलते हैं और दूसरा यहाँ पर वर्षा होती है, तो पानी की मात्रा इनमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। शीतकाल में नदियों में पानी की मात्रा सबसे कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में आपके तापमान कम होने की वजह से ग्लेशियर कम पिघलते हैं और वर्षा भी शीतकाल में उत्तरी भारत में होती नहीं है। तो आपके ग्रीष्म काल की बजाय आपके शीत ऋतु में शीत ऋतु में इनमें पानी की मात्रा सबसे कम देखने को मिलती है, लेकिन पानी प्रवाहित जरूर होता है, कभी नदियां ये सूखती नहीं है। अब हिमालय के उत्तर से उद्गम होने वाली नदियां, अब आपने हिमालय जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखिएगा, हिमालय के उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल, जैसे आपका हिमालय चापाकार आकृति में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से चापाकार आकृति में ये हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय का जो भारत की तरफ का ये ढाल है, किस तरफ का? हिमालय के एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ चीन का तिब्बत वाला भाग है। कौन सा भाग है भाई? तिब्बत का भाग है, चीन का। तो जो चीन की तरफ का भाग है वो हिमालय का उत्तरी ढाल कहलाता है। हिमालय का कौन सा ढाल कहलाता है? ये हिमालय का उत्तरी ढाल कहलाता है। और जो भारत की तरफ है वो हिमालय का दक्षिणी ढाल कहलाता है। तो इसके उत्तरी ढाल से नदियां निकलती है, एक तो सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। और इन दोनों नदियों का उद्गम आसपास के क्षेत्रों से होता है, दोनों एक ही स्थान से उद्गमित होती है और ये दोनों की नदियां एक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो हिमालय के उत्तर दिशा से, यानी कि हिमालय के उत्तरी ढलानों से उद्गमित होती है। और ये नदियां पहाड़ों को काटकर विशाल घाटियां बनाते हुए प्रवाहित होती है। पहाड़ों को काटती जाती है और विशाल घाटियां भी बनाती है। और इनकी घाटियां कौन सी होती है? इनके द्वारा वी आकार की घाटियां बनाई जाती है। वी आकार की घाटी कैसी होती है? जैसे अंग्रेजी का अक्षर ये वी है ना, उसी के अनुसार घाटी होती है कि भाई ऊपर से ये घाटी अधिक, पर्वत के ऊपरी भागों से ये भाग चौड़े होते हैं और जैसे जैसे ये गहरे में जाते हैं तो इनका भाग संकीर्ण होता जाता है, वो वी आकार की घाटियां कहलाती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रही है घाटी है। घाटी का मतलब क्या होता है? पर्वत के बीच का भाग आपके घाटी कहलाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये ऊपरी भाग है वो अधिक चौड़ा है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो ये भाग आपके पतला होता जा रहा है। यहां पर देखिएगा इतना चौड़ा भाग है, नीचे आए तो चौड़ाई कम हुई, आगे आए तो और चौड़ाई कम, और जैसे नीचे आए तो और चौड़ाई कम हो जाती है। और नदी के तली में जाएंगे तो यहां पर और कम चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के भाग आपके वी आकार की घाटियां कहलाती है। इसी प्रकार से इनके द्वारा वी आकार की घाटियों के साथ साथ में इनके द्वारा महाखंड बनाए जाते हैं। क्या बनते हैं भाई? महाखंड, जिन्हें आप गोर्ज भी कहते हैं। ये भी इन्हीं नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये सारी की सारी नदियां युवा अवस्था की नदियां हैं। अब आप कहेंगे कि युवा अवस्था क्या होती है? जिस प्रकार से मनुष्य की विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे मनुष्य आपके गर्भावस्था में होता है, फिर आपके जन्म के बाद में वो शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था आती है। इसी प्रकार से नदियों की भी 3 प्रमुख अवस्थाएं मानी जाती है। एक नदी की युवा अवस्था होती है, दूसरी प्रौढ़ अवस्था होती है और तीसरी वृद्धा अवस्था होती है। तो ये हिमालयी नदियां हैं वो युवा अवस्था की नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? ये नदियां युवा अवस्था की नदियां हैं। युवा अवस्था की नदी प्रणालियां हैं जो हिमालय से निकलती है। चाहे आप सिंधु देखो, गंगा देखो, चाहे ब्रह्मपुत्र देखो, और जो नदी युवा अवस्था की होगी वो वी आकार घाटियां बनाएगी, महाखंड बनाएगी और बहुत ही अधिक तीव्र अपर्दन करती चलेगी। ये उद्गम स्थल से लेकर समुद्र तक प्रवाहित होती है। तो ये नदी आपके हिमालय से उद्गमित होती है, मैदानी क्षेत्रों में जाकर प्रवाहित होती है, इनके द्वारा विशाल मैदानी भाग बनाए जाते हैं और फिर आगे चलकर ये अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलय कर देती है। अब ये जब नदियां प्रवाहित होती है, ऊपरी क्षेत्रों में इनके द्वारा तीव्र अपर्दन की गतियां की जाती है और शीर्ष आपके सिल्ट वे बालू का ये संवहन करती है। सिल्ट क्या होती है? गाद, यानी कि आपके जो सूक्ष्म आपके मिट्टी के कण होते हैं नदी के अंदर प्रवाहित होते हैं, वो आपके सिल्ट कहलाते हैं। ऊपरी क्षेत्र कौन से होते हैं? ऊपरी क्षेत्र इनके पर्वतीय भाग होते हैं। जब नदी पर्वतीय भाग में प्रवाहित होती है
तो ये आपके तीव्र अपर्दन करती है, यानी कि अपर्दन का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का कटाव करती है, और ये अपर्दन इनके द्वारा लंबवत किया जाता है, यानी कि गहराई के साथ में अपर्दन किया जाता है। कौन से क्षेत्रों में, पर्वतीय भागों में, अर्थात नदी के ऊपरी भागों में। और इनके द्वारा अपर्दन करने से सिल्ट और गाद और ये बालू का इनके द्वारा संवहन किया जाता है, इनको अपने जल के साथ में प्रवाहित किया जाता है। जिन भी पदार्थों का अपर्दन करेगी उन पदार्थों को नदी अपने साथ में प्रवाहित करती हुई आगे चलती जाएगी। अब देखिएगा, नदी के द्वारा अपर्दन कहां किया जा रहा है, ये नदी का ऊपरी भाग कहलाता है। कौन सा, ये वाला भाग आप नदी का ऊपरी भाग कहते हैं, जिसमें आपके ये कौन सा क्षेत्र है ऊपरी भाग में, पर्वतीय भाग आ जाते हैं। कौन सा आ जाता है भाई, पर्वतीय भाग आ जाता है। और इस भाग में नदी के द्वारा लंबवत अपर्दन अधिक होता है। क्या होता है भाई, लंबवत अपर्दन अधिक होता है, जिसकी वजह से यहां पर महाखंड बनाए जाते हैं, वी आकार घाटियां बनाई जाती है, और गहराई के साथ में अपर्दन अधिक किया जाता है। अपर्दन किए हुए पदार्थों को अपने साथ में नदी प्रवाहित करती हुई जाती है। फिर नदी के अगला भाग आता है नदी का मध्यवर्ती भाग। कौन सा भाग आता है, नदी का मध्यवर्ती भाग, जिसमें आपके विस्तृत मैदानी क्षेत्र होते हैं। और इस मैदानी क्षेत्रों में नदी के द्वारा विसर्प, गोखुर, झीलें, बाढ़ निर्मित मैदान बनाए जाते हैं। और फिर आपके नदी का अगला भाग आता है निचले भाग। इन निचले भागों में भी विसर्प बनाए जाते हैं, गोखुर, झीलें बनाई जाती है। और सबसे अंत में नदी के द्वारा इन निचले भागों में डेल्टा का निर्माण किया जाता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा देखिएगा, नदी विभिन्न यहां पर विभिन्न छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब देखो, नदी यहां पर आपके उद्गमित हुई पर्वतीय भाग से, ठीक है, नदी पर्वतीय भाग से उद्गमित हुई। तो यहां पर आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं कि यहां पर नदी इस पर्वतीय क्षेत्र में ढाल बहुत अधिक है। आप पर्वतों को देखते हो तो इतने तीक्ष्ण ढलान पाए जाते हैं। तो जितना ढलान अधिक होगा, नदी की गति उतनी अधिक होती जाएगी, और नदी में अपर्दित जितने भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों को नदी अपने साथ में प्रवाहित करती हुई चलेगी। चाहे सूक्ष्म मिट्टी हो, या फिर बड़े चट्टानी टुकड़े हो, बड़े बड़े शिलाखंड हो, या फिर आपके कंकड़ पत्थर हो, इन सबको पर्वतीय भागों में यानी इन ऊपरी भाग में नदी अपने साथ में प्रवाहित करती हुई चलती है। अब जैसे पर्वतीय ढालों से उतरती है, मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे इनका ढलान कम होता जाता है। और ढलान कम होता है तो ये अपने बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर है, उनको पर्वतीय भाग के गिरिपद में जमा करती जाती है। जैसा कि आपने पीछे उत्तरी मैदान में पढ़ा है कि भाई जो कौन सा क्षेत्र आता है, शिवालिक के गिरिपाद में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाबर। तो उस प्रकार से यहां पर आपके मध्यवर्ती भाग में प्रवेश करने से पहले वहां पर बड़े बड़े शैलखंड जमा कर दिए जाते हैं भाबर वाले क्षेत्र में। फिर आगे चलकर मैदानी भाग में इन नदियों के द्वारा ढलान कम हो जाती है, नदियों की क्षेत्र की ढलान कम हो जाती है मैदानों में, तो वहां पर आपके नदी है वो विसर्प बनाती है, यानी कि मोड़ बनाते हुए चलती जाती है। और इन्हीं मोड़ के कभी कट जाने से यहां पर इस प्रकार से गोखुर झील बनती है। कैसे बनती है गोखुर झील, देखिएगा यहां पर आपके एक मोड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब मोड़ वाले क्षेत्र से यहां पर नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, और कभी ये मोड़ यहां से इस प्रकार से नदी का पानी इस समय यहां पर बह रहा है, और एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये मोड़ यहां से पानी, यहां पर जो मोड़ था यहां से पानी सीधा प्रवाहित हो जाए, यहां से पानी क्या हो जाए, ऐसे मोड़ नहीं बनाकर इस प्रकार से व्हाइट रेखा खींचे, यहां पर पानी चल जाए, तो ये यहां का मोड़ अलग से यहां पर कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार का भाग बन जाएगा जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। और फिर आगे डेल्टाई भाग में चलते हैं तो ढलान और कम हो जाती है, तो नदी अपने साथ में प्रवाहित किए हुए गाद, बालू, रेत है, चिकनी मिट्टी है, उन सबको अपने पानी के साथ में प्रवाहित नहीं कर पाती है। तो आसपास के क्षेत्रों में यहां पर उसे गाद और बालू मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है, और नदी छोटी छोटी शाखाओं में, वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इस प्रकार का एक क्षेत्र बनता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, और यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये इस प्रकार के भाग निर्मित होते हैं। बाढ़ के मैदानों में आपने कौन से भाग पढ़े हैं, आपने पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है खादर और बांगर, ये बाढ़ निर्मित मैदान है। बाढ़ के क्षेत्र में बनने वाले दो प्रमुख स्थल करते हैं। खादर क्या होते हैं, नवीन बाढ़ के मैदान, बांगर आपके पुराने बाढ़ के मैदान, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी, वे नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी भागों से होता है वो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। इसमें अधिकतर नदियां मौसमी होती है, यानी कि इनमें पानी है वो एक विशेष मौसम में या एक विशेष ऋतु तक ही प्रवाहित होता है, और शुष्क ऋतु या ग्रीष्म काल आते आते इनमें पानी सूख जाता है। कारण क्या है कि इनमें यहां पर जो नदियां उद्गमित होती है वो अधिक ऊंचे भागों से उद्गमित नहीं होती है, इस वजह से इनके उद्गम स्रोत पर ग्लेशियर या हिमानिया या हिमनद नहीं पाए जाते हैं। इनका आपके
नदी का जल स्रोत केवल और केवल वर्षा ऋतु के द्वारा प्राप्त होने वाला जल है, इसलिए ये नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती है या इनमें पानी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। शुष्क मौसम में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे आपके कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, इन नदियों का पानी भी घटकर ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लग जाती है और इनकी लंबाई कम होती है। ये छिछली और आपके छिछली धाराएं होती है और ये हिमालयी नदियों की तुलना में क्या होती है, ये नदियां आपके कम लंबी होती है। क्या होती है भाई, कम लंबी होती है। इनके द्वारा जो घाटियां बनाई जाती है, इनके नदियों के द्वारा घाटियां तो बनाई जाती है, इनकी घाटियां भी आपके क्या होती है, कम गहरी अर्थात छिछली घाटियां होती है। इनकी घाटियां चौड़ी होती है। अब इस ये चौड़ी घाटियां, कम गहरी घाटियां, ये किस बात की ओर इशारा करती है कि नदी प्रौढ़ अवस्था की है। नदी कैसी है, प्रौढ़ावस्था की नदी है। अब प्रौढ़ावस्था की नदी क्या है भाई, नदी की तीन अवस्था बताई। युवा अवस्था की नदी, यानी कि युवा अवस्था की नदी है वो तीव्र अपर्दन करती जाएगी और गहराई के साथ लंबवत अपर्दन करेगी, तो यहां पर गहरी गहरी घाटियां और महाखंड बनेंगे। लेकिन जो प्रौढ़ अवस्था की नदियां हैं उनका अपर्दन गहराई के साथ में कम हो जाता है और उनका अपर्दन चौड़ाई के साथ में अधिक होता जाता है, तो वो नदी कहलाती है प्रौढ़ अवस्था की नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था की नदियां हैं। इसी वजह से हिमालयी नदियों की तुलना में इनकी घाटियां चौड़ी होती है, इनकी घाटियां छिछली होती है, नदियों की गहराई भी कम होती है, नदियों की लंबाई भी कम होती है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियां होती है, तब इन प्रायद्वीपीय नदियों के उद्गम क्षेत्रों की बात करेंगे तो भारत में एक तो पश्चिमी घाट से उद्गम होता है और एक मध्य उच्च भूमि से होता है। अब ये कहां पर फैले हुए हैं, तो भारत का आप प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं तो इस प्रायद्वीपीय पठार में आपको दो भाग दिखाई देते हैं। एक आपने पढ़ा है यहां पर पश्चिमी घाट, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सर, हमें अच्छे से याद है, हमने प्रायद्वीपीय भाग पढ़ा है जिसमें सबसे दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। फिर आपने यहां पर यह भी पढ़ा है कि यहां पर एक सतपुड़ा पर्वत है, हाँ जी पढ़ा है। यहां पर आपके पठारी बाग है, बिल्कुल है पठारी बाग। यहां पर आपके विंध्याचल श्रेणी है, यहां पर अरावली श्रेणी है। तो ये वाला जो पूरा भाग है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके मध्य उच्च भूमि। पढ़ा है आपने, हाँ बिल्कुल आपने पढ़ा है। मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार दो भागों में विभाजित करते हुए पढ़ा, जिसमें एक तो नदियां यहां पर मध्य उच्च भूमि से निकलती है और एक नदियां यहां पर इसे पश्चिमी घाट से उद्गमित होती है। ठीक है, ये दो प्रमुख उद्गम स्रोत हैं प्रायद्वीपीय नदियों के। अब बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करेंगे इससे कंटिन्यू आगे अगले वीडियोस के दौरान एक एक नदी तंत्रों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है कि भारत जो जल निकासी प्रणाली की मूल अवधारणाएं क्या है, उन अवधारणाओं को हमने इस वीडियो के दौरान सीखा है। जैसे मूल अवधारणाओं में आपने देखा नदी क्या होती है, अफवाह क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, नदी तंत्र क्या होता है, जल विभाजक क्षेत्र क्या होता है, नदियों के उद्गम स्रोत क्या हैं। और दूसरा आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं, यानी कि हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों की हमने चर्चाएं की भाई इनमें विशेषताएं क्या है, इनके अंतर क्या है। ऐसी बातें आपने अच्छे से जानी है। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन डॉट 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 है, यानी कि इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है कि कौन सा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन या फिर गोदावरी नदी बेसिन। तो आपको अच्छे से याद होगा कि भाई हमने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन तो कौन सा है, अमेजन नदी बेसिन, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ब्राजील वाले क्षेत्र में, ब्राजील देश में। भारत में बात की तो भारत में हमने कहा कि गंगा नदी बेसिन है वो सबसे बड़ा नदी बेसिन है और इस गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद में नदी गंगा कहलाती है। ठीक है, और इसमें आपके ये जो तीन नदी बेसिन है कौन से, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ये क्या है, ये आपका ये हिमालयी नदियां हैं जिनका उद्गम किससे होता है, हिमालय से होता है। और गोदावरी नदी बेसिन कैसा है, ये आपके प्रायद्वीपीय नदी है। कैसी है, प्रायद्वीपीय नदी है, अर्थात इसका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार के भाग से होता है। अगला सवाल, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां किस दिशा में बहती है, अधिकांश से प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी दिशा में बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर, अरब सागर की ओर, थार के रेगिस्तान की ओर या फिर पश्चिमी घाट की ओर। तो देखिएगा अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इन प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह किस ओर होता है, तो देखिएगा ये नदियां अधिकांश से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित कहां से होती है, तो आप देखिएगा इस प्रकार का आपके प्रायद्वीपीय पठार है जहां से नदियां उद्गमित होती है। इसमें आप देखेंगे एक नदी यहां पर प्रमुख नदी के अंतर्गत आती है आपके महानदी, फिर आपके गोदावरी नदी,
फिर यहां पर कृष्णा नदी और यहां पर कावेरी नदी, ये 4 बड़ी नदियां हैं यहां पर। और इन चारों नदियों का प्रवाह किस ओर होता है? यहां पर आपके बंगाल खाड़ी की ओर होता है। नदियां कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ये चारों के चारों बड़ी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं और ये बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल विलय करती है। अरब सागर में आने वाली बड़ी नदियां यहां से कौन सी है? एक तो नर्मदा है और एक तापी नदियां है, बाकी सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो अरब सागर में आकर मिलती है। ठीक है, अगला सवाल, भारत की कौन सी प्रमुख नदी प्रणाली पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती है? भारत की एक कौन सी प्रमुख नदी प्रणाली है जो पश्चिम दिशा में जाकर अरब सागर में प्रवाहित होती है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी? ये आप भारत का जो मानचित्र देखते हो, इस मानचित्र में आपको नदी प्रणालियां दिखी जाएगी। उन नदी प्रणालियों में गंगा नदी प्रणाली को देखते हो तो गंगा नदी प्रणाली इस प्रकार से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रणाली है? ये नदी प्रणाली है आपके गंगा नदी प्रणाली, नर्मदा नदी प्रणाली। तो यहां पर आप देखेंगे ये नर्मदा नदी प्रणाली है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली ये रही आपके कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। फिर आप देखेंगे महानदी, तो महानदी प्रणाली आपको ये मिलेगी महानदी। अब आपको पूछा है ये तो है आपके बंगाल खाड़ी और ये पश्चिम दिशा की तरफ है अरब सागर। अब आपको आंसर तो मिल ही गया होगा भाई चारों नदियों को देखकर कि भाई चारों नदियां कहां पर बहती है। तो आपका आंसर राइट क्या होगा? ये नर्मदा नदी है जो पश्चिम दिशा में बहते हुए अपना जल अरब सागर में ले जाकर विलय करती है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, अच्छा लगा है और आपके ज्ञान वर्धन में सहायता मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना। हम मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।